सिखों के मुक़द्दस तरीन मुकाम जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, जहाँ पर अकाल तख्त भी रखा है। 6 जून 1984 को वहाँ पर फर्स्ट खेती की गई थी। उसकी कल जो है यानी 6 जून को 39वीं बरसी होने वाली है। उसी हवाले से सिखों की तरफ से हर साल इस पर बड़ा जो है एहतजाज किया जाता है और इस वाक़े को उनकी तारीख़ में एक सियाह बाब करार दिया जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार दया सिंह साहब, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के चेयरमैन हैं और दूसरे वो सिख हिस्ट्री पर और जो सियासी हालात गुजरे हैं 1984 से पहले और 1984 के बाद, उसके भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उस पर गहरी नज़र रखते हैं। सरदार दया सिंह साहब, हाँ जी, शुक्रिया। 6 जून जो है 1984 सिखों की तारीख़ में एक जो है सियाह बाब मनाते हैं, आप उसको ये करते हैं, तो ये क्या हालात थे, क्या पस मंज़र था, कौन इसके लिए कितना ज़िम्मेदार है आपके ख़्याल में? ये जो वाक़या बहुत खुशी हुई है आपके मुक़द्दस तरीन मुक़ाम पर, जैसा कि माज़ी में भी जो है जो राजा महाराजा होते थे तो वो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, किसी की भी इबादतगाह, वहाँ से अगर हुकूमत की रुट को चैलेंज किया जाता था तो वो उसको अटैक करते थे। तो उसी तरह से ये भी मामला पेश आया कि एक जो है इलेक्टेड हुक्मरान थी और रिजीम को जो है तो चैलेंज किया गया था, तो उसको जो है मिलिट्री के ज़रिए अटैक किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार दिया गया था। मेरा ये कहना है कि ज़रा इसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। 1919 का जलियांवाला बाग का त्रासदी हुई, उसके बाद 1920 में बाबा खड़क सिंह जो सिखों के बेताज बादशाह थे, उनकी अध्यक्षता में सिख लीग की एक मीटिंग हुई जिसमें गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली ज़ौहर, शौकत अली गए। मोहम्मद अली ज़ौहर के वो शब्द आज भी सिखों के मन में रोंगटे खड़े कर देते हैं। मोहम्मद अली ज़ौहर ने कहा, खालसा जी, हमारे बुज़ुर्गों ने हो सकता है कि आप पर ज़्यादतियाँ की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें। यहाँ से जो आज़ादी का मूवमेंट जिसको कहते हैं वो यहाँ से आरंभ हुई, जहाँ गांधी, मोहम्मद अली ज़ौहर और बाबा खड़क सिंह एक मंच पर आए, सिख, मुस्लिम और हिंदू एक मंच पर आए। आज़ादी तो हमने ले ली। आज़ादी के बाद के जो हालात बने उसमें वही हालात बन गए, क्योंकि पाकिस्तान बंगाल बटा और पंजाब बटा। पंजाब में ख़ास तौर पर सिख बट गया और बंगाल में ख़ास तौर पर मुस्लिम के साथ तकलीफ़ हुई। मौलाना आज़ाद और मास्टर तारा सिंह का व्यू ये रहा कि हमें भारत के साथ रहना है जो सेकुलर कंट्रीज़ हो, जिसको सेकुलर हो, क्रेडेंशियल पर उन्होंने। पर 1949 में मास्टर तारा सिंह ने अल्मोड़ा जेल से एक बात कही, क्योंकि उनके सामने एक सवाल आ गया कि होम मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर निकला कि सिख ज़राइम पेशा कौम है, इसको पंजाब में ना बसने दिया, पंजाब से बाहर रह गया। आपने देखा होगा पंजाब से बाहर दिल्ली या कानपुर या बाकी जगह पर सिख डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पंजाब में नहीं है। नहीं पंजाब में होते तो बहुसंख्यक हो जाता। उस पर उनको तकलीफ़ हुई, तो मास्टर तारा सिंह जो अकाली दल के नेता थे और अध्यक्ष भी थे, उनके सामने ये सवाल आया कि मैं क्या करूं। उन्होंने अपने बहुत नज़दीकी मित्र हीरा सिंह दर्द, उनके साथी थे, उनको एक पत्र अल्मोड़ा जेल से लिखा 1949 में। उन्होंने उन्हें कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूं, क्योंकि ये सारा हिंदू गलबा जो है कांग्रेस के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया है, अब इसको हम कैसे मोवें। अब सवाल उठा कि गांधी ने इंश्योर किया था मुस्लिम और सिख को कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपकी कल्चर, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और विशेष स्थान दिया जाएगा। पर जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद 1948 में गांधी की हत्या हो गई। गांधी की हत्या होने के बाद वो जो सारे ही जो विश्वास और यकीन गांधी ने सिख और मुस्लिम को दिलवाए तो वो ख़त्म हो गए। अब उसके बाद जो सरकारें आई उसमें वो फिर कहने लगे कि अब धर्म का कोई सवाल नहीं रहा, अब तो राजनीति बहुसंख्यक और संख्या बल पर होगी। तो डॉक्टर अंबेडकर के पास जब मास्टर तारा सिंह ने ये सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि आप भाषा के आधार पर तो ले सकते हो, धर्म के आधार पर हम कोई सूबा नहीं बना सकते। तो भाषा के आधार पर जब वो 16 साल पंजाबी सूबा के लिए, जबकि सारे प्रांत बने, पर पंजाब को 16 साल लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी और 1966 में जाकर वो पंजाबी सूबा पंजाबी के आधार पर बना। अब हमारा सवाल ये था कि 1966 में बना और सिखों ने अपनी तनदेही के साथ इस देश के अपने लड़ाई लड़ी,
चाहे 1962 का हो, चाहे 1965 का हो, चाहे 1971 का हो, सिख आगे होकर लड़ा। सिखों ने अपनी हिम्मत दिखाई कि हम भारतीय हैं और भारतीयता के लिए। 1971 के बाद सिखों में फेडरलिज्म की बात आई कि कम से कम ये देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो ये देश को हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरफ देखें। तो जो पंजाब का है उसके लिए उन्होंने फेडरल ढांचा इख्तियार किया, आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन। अब दो बातें आपको सब ब्लू स्टार 1972 में आया था ना आनंदपुर साहब, 1973 में 73 में जब सिंह सभा शताब्दी कमेटी बनी, मैं सेक्रेटरी था। सरदार हुक्म सिंह जो गवर्नर और स्पीकर रहे लोकसभा के, वो प्रधान थे सिंह सभा शताब्दी कमेटी के। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, उस हालात को देखते हुए हमारे सामने सवाल आ गया कि हम क्या हैं। सिख ये सोचने लगा हम क्या हैं, ना तो हमें उस समय, और जो हिंदू था पंजाब का और पंजाब से बाहर था, उसने हिंदू ही हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगा दिया। यहाँ से जो कन्फ्लिक्ट आप जो कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, वो कन्फ्लिक्ट यहाँ से हुआ हिंदू और मुसलमान के बीच में, हिंदू और सिख के बीच में बंटवारा हुआ। जबकि सिख धर्म और सिख चिंतन हिंदू और मुसलमान की बीच में कड़ी का काम करता था। गुरुओं के सामने मैंने अभी आपसे एक बात आपको और कह दूं कि जब हरमंदिर साहब की, जिस हरमंदिर साहब की हम बात करते हैं कि ये एरिया अकबर बादशाह ने दिया, गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु थे उनकी बेटी के नाम लगवा दिया। उसकी नींव जो है साईं मियाँ मीर जो जहांगीर के पीर बादशाह पीर थे उनसे रखवाई गई। उसका जो आर्किटेक्चर है वो पूरा मस्जिद नुमा है, उसका दरवाज़ा भी पश्चिम की तरफ खुलता है, पर उसका नाम हरिमंदिर रख दिया ताकि इन दोनों जो कौमें आपस में एक दूसरे से दूरियां बने तो ये नज़दीक आए। तो सारा इशू केवल इतना था। अब सवाल उठा जो आपने उठाया कि ब्लू स्टार ऑपरेशन कैसे हो गया। जनता सरकार के सामने हम सब इकट्ठे थे, अकालियों ने आगे हो गए, हर रोज़ 500 आदमी अकाल तख्त से चढ़ते थे। जबकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि सिखों के साथ मुआवजा हो जाए, उनके साथ सेटलमेंट हो जाए। ज्योति बसु और जथेदार गुरचरण सिंह टोडा को बुलाया इंदिरा गांधी ने कि आप जेपी मूवमेंट की तरफ ना जाओ क्योंकि आरएसएस डोमिनेटेड मूवमेंट है, तो आप जो मांग करेंगे, हाँ तो हम आपके लिए तैयार हैं, आप पंजाब में राज करो, मुझे केंद्र में साथ दे दो। यही बंगाल के साथ हुआ। ज्योति बसु तो मान के चले गए, टोडा ने कहा कि मैं बादल साहब से बात कर लूँगा अकाली दल में, तो और बादल ने कह दिया कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो वो जनता उस मूवमेंट में खड़े रहे। बाद में जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी में 13 के 13 मेंबर पार्लियामेंट अकाली थे पंजाब से। जब वो अकाली थे तो उन्हीं दिनों निरंकारी, आपको ध्यान में होगा, निरंकारी और सिख विवाद हो गया। 1978 में एक मुकद्दस प्लेस पर, जो सिखों का मुकद्दस प्लेस था, वहीं आपने निरंकारी समागम दे दिया और निरंकारी सिखों के खिलाफ खड़े हो गए। वहाँ आपस में गोलियां चली और 13 आदमी सिखों के मारे गए जिनमें कोई गोली नहीं चलाई थी, गोलियां भी उधर से चली। 1978 का जो हालात ऐसा बना जिससे ये कन्फ्लिक्ट और बढ़ गया और हिंदू जो था वो पूरे का पूरा निरंकारियों के साथ खड़ा हो गया। ये कन्फ्लिक्ट था। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा से आ गई। इंदिरा गांधी दोबारा से आने से सिखों ने फिर वो मुतालबा किया कि हमें जो हक है वो दिए जाएं, और इंदिरा गांधी भी चाहती थी कि इस सेटलमेंट। 1982 में कर्पूरी पटियाला के पास एक जल बंटवारे के ऊपर धर्म मोर्चा लग गया। ड्यूरिंग दैट पीरियड चंडीगढ़ के रास्ते में लालड़ू में कुछ बस में से कुछ हिंदुओं को निकालकर ये कहा गया कि सिखों ने उनको मार दिया। मैं आपसे ये कह रहा था कि सरदार हुक्म सिंह जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और सिंह सभा शताब्दी कमेटी के प्रधान थे, मैं सेक्रेटरी था, मुझे उन्होंने भेजा संत अर्चन सिंह लंगोवाल के पास कि आप उनको जाके कहें कि मोर्चे को सस्पेंड कर दें ताकि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करें। मैं जब संतों के पास गया अमृतसर में तो उनको कहा कि भाई आप इसको, उस समय तो डिक्टेटर संत अर्चन सिंह लंगोवाल थे, भिंडरा वाले का तो कोई लेना देना नहीं था। जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं आया तो आते ही मैंने सरदार हुक्म सिंह जी को ये सूचना दी तो उन्होंने कहा 25-30 हज़ार जाने जाएंगी और सिख जो है इकोनॉमिकली वीक होगा। 1983 में उनकी डेथ हो गई। 1984 में वही हुआ जो सरदार हुक्म सिंह। अब मेरी बात ये आती है कि इसके पीछे का सच क्या था। इसके पीछे का सच ये था कि आरएसएस सिखों के ऊपर पहला तजर्बा करना चाहती थी कि अगर ये एलिनिएट हो जाते हैं तो मुस्लिम को एलिनिएट करना आसान हो जाएगा। तो ये पहला तजर्बा उन्होंने सिखों पर किया। उसी के कारण उसने पूरी की पूरी आरएसएस ने कांग्रेस को ही टेक ओवर कर दिया। पूरी कांग्रेस उसके अंडर आ गई। नतीजा ये निकला कि जब भी समझौते की बात होती तो ये सारे जाके तोड़ देते थे।
27 मई 1984 का दिन मैं भूलता नहीं हूँ, जब जथेदार गुरचरण सिंह टोडा को इंदिरा गांधी ने दोबारा राष्ट्रपति भवन में बुलाया। उनको कहा कि आप सारे अरेस्ट हो जाओ और मैं किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं करूँगी और मैं इस हालात से निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है। मैंने जो आपको बात कर रहा था कि इंदिरा गांधी का 2 जून 1984 का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वायलेंस के साथ काउंटर नहीं की जा सकती, ख़त्म नहीं किया, हेट को हेट के साथ खत्म नहीं किया जाता, पर मेरे ऊपर सम मिसगाइडेड हिंदूज का प्रेशर है और वो ये मेरे ऊपर जोर लगा रहे हैं, तो आप मुझे इस बात से निकाल दो। पर सिखों ने उस समय ऐसा कोई करने से इनकार कर दिया या जो भी हालात हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो 5 जून और 6 जून का जो हमारे हालत है वो अकेला हरमंदिर साहब पर नहीं हुआ, अकाल तख्त पर नहीं हुआ, पूरे पंजाब के सभी पूरे पंजाब के जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे थे, आनंदपुर साहब से लेकर पटियाला से लेकर दमदमा बठिंडा से लेकर पूरे पंजाब के सारे गुरुद्वारों में ये हालात पैदा हुए, एक साथ हमला हुआ। अच्छा। 5 और 6 जून जो है ये पक्की खबर है, ये पक्की खबर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये पक्की खबर है। कोई रिपोर्ट छपी है इसमें तो वाइट पेपर, नरसिम्हा राव का वाइट पेपर है इसके ऊपर। तो सारे गुरुद्वारों पर ये हमला हो गया, तो पूरे पंजाब में ये हालात बन गए। उससे नतीजा ये हुआ कि जो रामगढ़ के सैनिक थे, फौजी थे, उनके अंदर भी विद्रोह आया, वो भी अपनी बैरकें छोड़कर वो बाहर निकल गए। अब उनका तो कोई कसूर नहीं था, भावनाएं हुई थी, तो भावनाएं जब आहत होंगी तो ये हालात बनेंगे। हमारा ये कहना था कि उस समय कोई रास्ता और ढूंढा जा सकता था, अकेला ब्लू स्टार ऑपरेशन ही उसका हल नहीं था, उनको समझाया जा सकता था कोई रास्ता। पर आरएसएस इसके लिए कितनी किलिंग कितनी हुई, कितने हथियार, कोई किताब ऐसा है कि खालड़ा ने एक किताब निकाली है, वो 25,000 जानों की बात करते हैं, 25,000 ने दबाई गई, मरवा दी गई, जिसका कोई अता पता नहीं। बाकी तो बहुत हो गए होंगे, इतना कोई पता नहीं। और बहुत सारे सिख जो हैं असलम लेके चले गए, बाहर चले गए, वो क्या करते हैं, नौजवानों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ। तो मेरा ये कहना है कि 1982 से लेकर 1984 का ये जो 2 साल का पीरियड है, ये एक त्रासदी थी, पूरी की पूरी त्रासदी थी। हर सिख आइडेंटिफाइड हो गया, हर सिख को वो आतंकवादी कहने लगे, हर सिख को वो आतंकवादी कहने। आपको ध्यान में वो 1982 में एशियाड हुआ था। एशियाड में जब सिख, क्योंकि 25 धारा के खिलाफ थे सिख, वो कहते हम हिंदू नहीं हैं, आप हमें क्यों हिंदू में रखना चाहते हैं। बादल साहब ने यहाँ बंगला साहब आकर उस धारा को फाड़ने के लिए वो ट्रक में आए और यहाँ आके फाड़ी। तो उस समय पूरे जो रास्ता चंडीगढ़ से लेकर और हरियाणा से जो सिख निकले, हर सिख के सिर में से बम ढूंढ रहे थे, उनको बेइज्जत कर रहे थे। उस बेइज्जती का नतीजा क्या निकला? बेइज्जती का नतीजा निकला कि एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत फैल गई कि एक दूसरे को देखने से वो ज़ाहिर हो गए कि अब देखें क्या, अब इनमें से निकलेगा। नतीजा ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया। और ब्लू स्टार ऑपरेशन का नतीजा ये निकला, जो इम्पैक्ट निकला, इम्पैक्ट ये निकला कि पूरा सिख पॉलिसी मेकिंग से बाहर हो गया, एलिनिएट हो गया। अब वो पॉलिसी मेकिंग में ना, वो केवल सेवा करने के लिए कहीं कोई बन गया तो बन गया, तो उसका और कोई इसकी कोई ताकत नहीं रही, उसकी कोई पोजीशन नहीं रही। आप उसके बाद 1984 का अगर आकलन करें, जो राजीव गांधी का इलेक्शन था, 415 सीट राजीव गांधी को किस लिए मिली? क्योंकि सिखों के खिलाफ पूरा हिंदू समाज यकमुश्त हो गया, बहुसंख्यक यकमुश्त हो गया, तो 415 मिली। आज तो 303 ही है ना, उस समय तो 415 मिल गई थी। तो मेरा कहना ये है कि ये जो ब्लू स्टार ऑपरेशन है, इसको उस समय, जो मैं बार बार कहता हूँ कि आरएसएस का पीछे का 1947 से ही आरएसएस के मानस में ये था कि सिख और मुसलमान को एलिनिएट किया जाए। पहला तजर्बा उन्होंने सिखों पर किया। अच्छा, आपने बीच में एक बात ये कही कि आर्टिकल 25 में सिखों को जो है अलग धर्म करार नहीं दिया गया था, आपने उसको थोड़ा उसके खिलाफ वो किया। जो भी इंडिपेंडेंट रिलीजन होता है, अलग धर्म होता है, तो उसके फैमिली लॉज भी होते हैं, उसके क्रिमिनल लॉज भी होते हैं, सब कुछ होता है, एक सिस्टम होता है। तो आप एक तरफ तो कहते कि हम वी आर सेपरेट रिलीजन, उसके लिए मुतालबा करते हैं, तो फिर सेपरेट रिलीजन जिसका होगा तो सेपरेट पर्सनल लॉज भी होना चाहिए, फैमिली लॉज भी होना चाहिए, तो वो उसका मुतालबा क्यों नहीं करते? आप 1900 आप आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो उसका मुतालबा क्यों नहीं करते? दो बात हमें समझ लेनी चाहिए। हिंदू की डेफिनेशन क्या है?
पहले तो हमें हिंदू की डेफिनेशन समझ लेंगे। हिंदू जो जातिवाद को मानता है वो हिंदू है, जो जातिवाद को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। सिंपल सा है, ये गुरु नानक की अपनी थ्योरी है कि गुरु नानक ने कहा कि जो जातिवाद को मानता है वो हिंदू है, जो मूर्ति पूजा करता है वो हिंदू है। सिख ना तो मूर्ति पूजा करता है ना जातिवाद मानता है। दो बात। 1909 में आनंद मैरिज एक्ट बना, अंग्रेज़ के समय बना। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारों इंडिपेंडेंट गुरुद्वारे थे, इसलिए उसकी मैनेजमेंट के लिए ले। अब सवाल ये आता है कि उनका क्रिमिनल लॉ क्या था। क्रिमिनल लॉ इसलिए नहीं था कि जो भी ब्रिटिश सरकार में क्रिमिनल था वो रहे, उसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। पर शादी विवाह, आपस में सभ्याचार, आपस में संस्कृति, वो 1909 के आनंद मैरिज एक्ट को आप देखेंगे तो वो उनको बिल्कुल ही हिंदुओं से अलग करता। तो आनंद मैरिज एक्ट के तहत तो आप होते नहीं है ना, गवर्न नहीं होते ना, यू आर गवर्न बाय द हिंदू मैरिज एक्ट। यही आपका जो सवाल आपने किया, ये अंग्रेज सरकार तक तो ये चलता रहा, वो झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सिखों को हिंदुओं के अंदर ही मर्ज कर दिया गया। आर्टिकल जो 25 लाया गया, इसी के तो खिलाफ सिख शुरू से ही रहे। आपने 26 नवंबर 1949 को अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जिस दिन अडॉप्शन होना था तो 2 सिख रिप्रेजेंटेटिव थे, एक सरदार हुक्म सिंह थे, एक भूपिंदर सिंह मान थे। दोनों ही वॉकआउट कर गए थे। दोनों वॉकआउट इसलिए कर गए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिखों को और मुसलमानों को, खासतौर पर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता, हमारे लाज को प्रोटेक्ट नहीं करता, हमारी संस्कृति को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो हमें तो हम हिंदू नहीं है तो हिंदू क्यों बना दिया गया, इसी का तो इशू था। आई एम कमिंग बैक टू वो क्वेश्चन ऑपरेशन विलेज, इसके क्या इसका अर्थ है आज भी जो है पंजाब पर सिखों की साइकी पर, क्या इसके असरात हैं और जो आरएसएस का रोल है उसको किस तरह से देखते हैं? लोगों के समझ में आया है या नहीं समझ में आया है? जो है ये पूरा आप कहते हैं जब ग्राउंड पूरा तैयार आरएसएस ने करवाया था, तो उसके क्या जो है साइकी पर असरात है और ये कब तक रहेंगे? कहीं हमारा ये कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि हम ये सब मानते हैं कि ये देश हमारा है। हमारे 5 प्यारा जो इंस्टीट्यूशन है, एक लाहौर से था, 4 भारत से थे, एक हस्तिनापुर से है, दूसरा बीदर से है, तीसरा जगन्नाथपुरी से है, 5वां जो है वो यहाँ से है, द्वारका से है। तो हमारा ये देश है। गुरु नानक ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने की बात गुरु नानक ने की। आप देखेंगे कि औरंगज़ेब के समय ये जो 7 स्टेट ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये भी गुरु तेग बहादुर को राजा राम सिंह साथ लेकर के ये पहली संधि जो करवाई असम के साथ, अहोमी कबीले के साथ, वो गुरु तेग बहादुर साहब ने कराई। हमने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। अब जब हिंदुस्तान को हमने हिंदुस्तान बनाया, उसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी, उसके लिए अब सवाल केवल इतना है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का राज आने से पंजाब जो है उसका सतलुज से लेकर अफ़गानिस्तान तक राज हो गया। उसको पंजाब कहते थे। दिल्ली में भी पंजाब एक्ट लागू होता था। तो हमारा ये मानना था कि ये राज सत्ता उस समय इस ढंग से रही। इसलिए सिखों के कहीं ना कहीं मानस में ये है कि जब हमें इंसाफ मिलता ही नहीं है, जब हमें इंसाफ मिल नहीं रहा तो हम क्या करें। ये जितनी मूवमेंट खड़ी हो जाती हैं, जैसे अमृतपाल की मूवमेंट खड़ी हुई, कोई जो भी मूवमेंट खड़ी हुई, कहीं ना कहीं सिखों के अंदर कसक है कि हमें इस देश में क्या मिला। हमें तो एलिनेट कर दिया, ना तो हम पॉलिसी मेकिंग में रहे, ना कहीं और रहे, ना ये फेडरल ढांचा रहा, तो हम क्या करें। तो ये जो है ये एक आम साइकी बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ कुछ सिख लीडरान हैं, कुछ आम आदमी पार्टी में है, कुछ बीजेपी में है, अब कुछ अकाली दल में है, तो वो तो इस तरह के इश्यूज़ को रेज नहीं करते हैं, वो इस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्या मामला क्या है? वो तो खुलकर मैदान में आते हैं, बोलते हैं। ऐसा है कि राजनीति में हर आदमी की कुछ चाह होती है कि मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं उस पोजीशन पर। साइकी जो आपने साइकी की बात की, साइकी ये है कि सिख अब ये ढूंढ रहा है कि मेरा नेतृत्व कौन करे, मेरी लीडरशिप कौन हो। आज पूरी लीडरशिप का क्वैश हो गया। वो उसको अब कांग्रेस में है, बीजेपी में है, आम आदमी पार्टी में, ये कोई लीडर नहीं है। इनको ना कोई लीडर एक्सेप्ट कर रहा है। वो तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक इंस्टीट्यूशन है, वो पार्लियामेंट्री एक मिनी पार्लियामेंट है, वो ही सिखों को गवर्न करती है, वही अकाल तख्त को गवर्न करती है। इसलिए जो मिली हमारी मिनी पार्लियामेंट है, जहां हमारे फैसले होते हैं, वो केवल और केवल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो ही लीड करती है। अच्छा,
क्या सोच रहा है पंजाब का जो सिख यूथ है, वो क्या सोच रहा है? क्या वो अमृतपाल का जो मामला है, अमृतपाल को फॉलो कर रहा था वो? नहीं, अमृतपाल तो हम ये कहते हैं कि वो एक साजिश के तौर पर, ताकि सिख नौजवानों को और अंदर किया जा सके और ज्यादती की जा सके। अमृतपाल का कोई लेना देना सिख लीडरशिप के साथ नहीं है। आज भी सिख लीडरशिप अगर कोई है, वो अकाल तख्त का जथेदार है, सर्वोपरि है, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। हमारी ये अपेक्षा है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चुनाव जो है वो जो 1925 में, क्योंकि वो तो एक्ट के अधीन हुई है, तो उस एक्ट के अनुसार उसका चुनाव हो, सिखों का रिप्रेजेंटेशन हो, फिर सिख फैसला ले सके कि हम कहाँ खड़े। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये 6 जून का जो वाक़या ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला जो है, तो आप उस दिन का क्या, किस तरह से उसको ये करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? हमारे यहाँ हर समय सिखों में वो त्रासदी जो है वो भूल तो पाता नहीं आती। कोई भी सिख उसको भूल नहीं पाएगा। कोई ऐसी सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार हो और वो आर्मी को लेकर किसी लोगों पर अत्याचार, अपने ही लोगों पर अत्याचार कर दे, उसको कभी जस्टिफाई नहीं किया जाए। बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह साहब, साला से बात करने के लिए थे। बहुत शुक्रिया। ये थे सरदार दया सिंह साहब, जो ऑल इंडिया चेयरमैन है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 6 जून में इस तरह से हुआ था, उस हवाले से सिखों की क्या सहायता है, उसमें क्यों जिनका रोल था, उन्होंने खासतौर पर उससे बताने की कोशिश की और बताया है कि ये सब कुछ जो ग्राउंड तैयार किया गया था, ये RSS ने तैयार किया था। RSS की साजिश के नतीजे में ही ये ऑपरेशन, उनके मुताबिक ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का वाक़या पेश आया। अगर ये साजिश नहीं होती, क्योंकि वो कह रहे हैं, एक दावे के साथ कह रहे हैं, उत्सव के साथ कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जो कुछ भी सिखों के मुतालबात थे उन्हें पूरा करने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने एक हवाला भी दिया कि मिसगाइडेड हिंदूज का उन पर प्रेशर है और इस वजह से एक लाइन मैं कह दूं आपके बीच में। अडवाणी ने एक किताब माई कंट्री माई लाइफ, वो 411 से 416 पेज ये कन्फर्म करते हैं कि अडवाणी जी ने माना कि हमने ब्लू स्टार ऑपरेशन कराया, इंदिरा गांधी नहीं करना चाहती। तो ये बात ये भी उन्होंने किसी हवाले से बताई कि RSS का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट था ऑपरेशन ब्लू स्टार में, ताकि सिखों को इस मुल्क से एलिमिनेट किया जाए, उनके अंदर एक एहसास से बेगानगी पैदा किया जाए। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बानी।